RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना आपके सामने हम वीडियो दर वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमने आपके सामने इस चैप्टर के कुछ भाग प्रस्तुत कर दिए हैं। इनमें हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसके अनुसार हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ इस प्रकार से चक्कर काटते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह, इसलिए इस मॉडल को ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अब इससे आगे का जो टॉपिक आपका आएगा वो आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां या रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। वैसे तो अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने इस मॉडल को सही रूप से प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन उस समय ऐसे उपकरण, ऐसी सुविधाएं न होने के कारण फिर भी उसमें कुछ कमियां रह गई। और जब इसमें कुछ कमियां रही तभी कुछ अगला मॉडल आया, फिर उसमें कमियां रही तो आगे का मॉडल। यानी जो हम नई वस्तु प्राप्त करते हैं उसके लिए पहले हमें पिछले का ही अध्ययन करना होता है। अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं दूर जाना हो तो पहले कोई व्यक्ति आधे स्थान तक जाकर उसके बारे में जानकारी देगा, तभी हम आगे तक की जानकारी सही रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे टाइटैनिक उल्टे सीधे रास्ते चला गया था वो कहीं ना कहीं डूब जाएगा। तो पहले हमें पिछली बातों का अध्ययन करना होता है, तभी हम आगे सही रास्ते पर जा सकते हैं। तो वो सही रास्ता क्या था कि रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां रही थी पहले उनकी जानकारी करें, फिर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए हम ही एक सही मॉडल तक पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों में पहली कमी अगर देखी जाए तो वो क्या थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये उसका एक नियम था, उसके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था, प्रस्तावित था। लेकिन धीरे धीरे जब इस पर रिसर्च होती रही तो उसमें एक बात आई कि मैक्स प्लांक थे, उनके अनुसार क्वांटम थ्योरी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु जो लगातार गति करती रहती है वो अपनी ऊर्जा त्यागती रहेगी। जैसे कि अगर आपको ही कह दिया जाए, आप एक काम को अगर दौड़ लगाने की बात कह दी जाए तो हो सकता है आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक लगातार दौड़ते रहे, लेकिन अगर फिर भी आपको दौड़ाते रहें तो आप भी थककर आखिर में बैठ जाएंगे। तो यही बात रदरफोर्ड मॉडल में भी कही गई कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा खोता रहेगा, जिस कारण उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी और अंत में वह नाभिक में गिरकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगा। ये मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए इस नाभिक से इस दूरी पर चक्कर लगा रहा था, तो इस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन में जब इसकी ऊर्जा कम हो गई तो ये फिर नाभिक के थोड़ा पास में आएगा, फिर ऊर्जा कम होती आएगी तो ये अंत में इस प्रकार से आकर नाभिक में गिर जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, और नाभिक पर धनावेश होता है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों समाप्त हो गए तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है परमाणु, परमाणु से मिलकर अणु, और अणुओं से तो पूरी सृष्टि बनी हुई है, यानी सब कुछ नष्ट हो जाता। ये एक मॉडल दिया गया था 1904 में। सृष्टि तो अभी तक भी बची हुई है, तो इसका मतलब है कि इस मॉडल में कुछ न कुछ कमी थी। तो वो एक कमी आपके सामने आ गई है। इसके पश्चात अब दूसरा जो रूप था वो दिया गया था, दूसरी कमी के रूप में कहा गया कि रदरफोर्ड मॉडल स्पेक्ट्रम की जानकारी नहीं देता। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में इसी चैप्टर में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले स्पेक्ट्रम के बारे में आपको सूक्ष्म जानकारी दी जाएगी। तो रदरफोर्ड का मॉडल वस्तुओं के, पदार्थों के रैखिक स्पेक्ट्रम की जानकारी भी नहीं देता था। ये भी इसके अंदर एक कमी थी। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संपूर्ण परमाणु द्रव्यमान की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, ये तात्पर्य था। लेकिन अगर मान के चलिए आपकी कक्षा में 25 लड़के हैं
और एक लड़की है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस कक्षा को केवल लड़कों की क्लास कह दें, क्योंकि 25 की संख्या में हमारी एक लड़की नगण्य नहीं मानी जा सकती, कम मानी जा सकती है, लेकिन सूक्ष्म नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर हम 2500 बॉयज को ले लें और उसमें एक लड़की उस स्कूल में, उस क्लास में है, तो भी हम इसकी उपस्थिति को नगण्य यानी नेग्लेक्ट नहीं मान सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। वही बात यहाँ पर भी आती है कि परमाणु का द्रव्यमान भले ही कितना हो, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था 0.0005468 इतने AMU था, तो भले ही यहाँ पर ये 3 जीरो आई हुई हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना कुछ न कुछ अस्तित्व जरूर रखता है, हम उसको शून्य या नगण्य नहीं मान सकते। ये भी रदरफोर्ड के मॉडल की एक प्रमुख कमी के रूप में गिनी जाती है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि परमाणु के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसके अंदर अनेक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो ये तो माना जा सकता है कि इन 2500 बॉयज के मुकाबले में एक लड़की नगण्य है, लेकिन यहाँ पर अगर हमारी 10 लड़कियां भी हो गई तो उनका एक अलग ग्रुप हो सकता है, हम 10 की 10 को नगण्य नहीं मान सकते। तो सेम वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि एक इलेक्ट्रॉन का चलो मान भी लें, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन को नगण्य मानकर हम सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य नहीं मान सकते। अब इन कमियों के कारण इस रदरफोर्ड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। लेकिन ग्रह मॉडल के कारण ये मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा और इसी के कारण आगे आने वाले जो मॉडल हैं उनकी संभावना व्यक्त की गई। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक थे नील्स बोहर, उन्होंने इस रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत सारे सुधार किए और फिर अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन नील्स बोहर के मॉडल को समझने से पहले हमें बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारियां प्राप्त करनी होंगी, जिनमें आपका एक स्पेक्ट्रम शब्द भी है। तो अब हम उस मॉडल को पढ़ने से पहले छोटी छोटी कुछ जानकारियां लेकर आपके सामने आए हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक भले ही मैं आपको कह रहा हूं कि ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन केमिस्ट्री को समझने के लिए ये छोटी छोटी, जैसे शक्तिमान कहा करता था, आप लोगों ने पुराना नाटक देखा होगा, अभी भी टीवी पर आता है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये वही मोटी मोटी बातें हैं जिनके द्वारा आप केमिस्ट्री को अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जिसको कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे मोज़ले, उन्होंने की थी 1913 में। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो धनावेश उपस्थित होता है, ध्यान कीजिए 1913 में, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बताया था 1919 में, तो इसीलिए मैं यहाँ पर धनावेश शब्द का जिक्र कर रहा हूं। वैसे हम प्रोटॉन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं आधुनिक समय के लिए, क्योंकि अब हमें ज्ञात है कि धनावेश और प्रोटॉन एक ही बात होती है, तो वो परिभाषा बाद में होगी। तो चलिए, जो मोज़ले के अनुसार दी गई थी कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या के बराबर होता है, नाभिक में धनावेश। लेकिन आगे की जानकारी ये थी कि धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है, तो परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही कहा जाता है। और परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल Z से, तो Z इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, जिसको हम P पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाल्टन के अनुसार यह भी कहा गया था कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी जितने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे, और नेगेटिव चार्ज हमारे यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉनों के। तो सीधे से रूप में किसी भी उदासीन परमाणु का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है। ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल उदासीन परमाणु के लिए होगी, क्योंकि परमाणु इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, लेकिन कभी भी प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती सिवाय रेडियोएक्टिवता के। तो परमाणु स्थायी होते हैं, इसलिए हम अगर परिभाषा बताते हैं परमाणु क्रमांक की, तो वो प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही बताते हैं। अब हम नई परिभाषा के रूप में, आधुनिक परिभाषा के रूप में आपको बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में
उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद यहाँ प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम एक सीधा सा सूत्र ले सकते हैं, Z इक्वल टू P पॉजिटिव इक्वल टू E नेगेटिव। ये सूत्र आपका परमाणु क्रमांक का बन सकता है। परमाणु क्रमांक के बाद अगला जो टॉपिक आपका आता है वो आता है द्रव्यमान संख्या, जिसको मास नंबर भी कहा जाता है, मास नंबर। अब द्रव्यमान संख्या कहते किसे हैं? द्रव्यमान, जैसे कि रदरफोर्ड ने भी बताया था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित रहता है। और जो नई रिसर्च है उसके अनुसार आपको ये भी बताया जा चुका है कि परमाणु के नाभिक में उसके सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब परमाणु का जो द्रव्यमान है वो केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर निर्भर करता है, उनकी संख्या ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से कह सकते हैं? किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित कर देते हैं और द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों को अगर हम P पॉजिटिव से प्रदर्शित करें तो न्यूट्रॉनों को हम N0 से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी हमारा एक सूत्र बन जाता है A इक्वल टू P प्लस N के बराबर। यहां से अगर हमें A का पता है यानी द्रव्यमान संख्या का पता है, P यानी प्रोटॉनों की संख्या का पता है, तो यहां से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं A माइनस P के द्वारा भी। लेकिन जैसे अभी पढ़ा है कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो यहाँ पर हम A बराबर Z प्लस N भी लिख सकते हैं। तो एक सूत्र आपका ये परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर भी हो गया। यहाँ से आप फिर N की वैल्यू निकाल सकते हो A माइनस Z के द्वारा। उदासीन परमाणु के लिए आप इस Z या P की जगह E का अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके द्रव्यमान संख्या के रूप में हमने एक व्याख्या की है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी इसको परमाणु भार भी लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन ये परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में कुछ अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है वो तो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। लेकिन किसी भी परमाणु को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं पहले आप उसकी जानकारी ले लीजिए। किसी परमाणु को उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के द्वारा अगर हम प्रदर्शित करें तो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमारा एक तत्व लिखा हुआ है तो उसके ऊपर राइट में दाईं ओर सदैव उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या लिख देते हैं, जबकि नीचे की ओर बाईं ओर सदैव उसका परमाणु क्रमांक लिखा हुआ होता है। ये दाईं ओर की बजाय अगर बाईं ओर भी है तो भी उसको ऊपर लिखे हुए को परमाणु भार ही माना जाता है। जैसे कि अगर हम एक सोडियम तत्व लिख दें तो सोडियम तत्व के लिए ऊपर की ओर लिखा जाता है 23 और नीचे की ओर लिखा जाता है 11। तो इस प्रतीक को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। तो सबसे पहले जो बीच में लिखा होता है वो होता है एलिमेंट यानी कि तत्व, ऊपर की ओर लिखा जाता है A यानी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, और नीचे की ओर लिखा जाता है Z यानी परमाणु क्रमांक। तो यहाँ देखते ही पता चल जाएगा कि Z हमारा है 11, तत्व है हमारा Na यानी सोडियम, A अर्थात परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है हमारी 23। अब इसके बाद हमें इससे और क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है उसको भी देख लीजिए। यहाँ प्रतीक देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि जितना Z होता है उतने ही इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी है, यानी इसमें प्रोटॉन 11 हैं। परमाणु के लिए उदासीन होता है जो, उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो वो भी 11 होगी। अब यहां से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं जो होती है A माइनस Z के बराबर, यानी 23 माइनस 11 इक्वल टू ये हो जाएगी 12। तो इस प्रकार से हमें कई बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है
केवल एक प्रतीक को देखते ही। इससे आगे की और भी बहुत सारी जानकारियां आती रहेंगी जो हम इस संकेत से लेकर चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आपके चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक को उसी तरीके से एक दूसरे टॉपिक से जोड़कर हम अगले टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार से कोई टॉपिक आपके सर के ऊपर से न चला जाए, यानी हर टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। हमारा ये तात्पर्य, हमारा ये ही मकसद होता है इन वीडियो को बनाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको ये बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में हम आपके लिए इन प्रतीकों के रूप में टोटल तो लगभग 117 तत्व अभी तक ज्ञात हैं, लेकिन हम उन 117 में से लगभग 50 के करीब तत्व जो खास खास आपके तत्व होते हैं उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे और आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें और उन्हें अपने दिमाग में फिट कर लें, अर्थात उन्हें याद जरूर कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हमारी पिछली नॉलेज जब तक पक्की नहीं होगी हम अगले टॉपिक में उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।